हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का यह वीडियो Q&A वीडियो होने वाला है और ये डाउट क्लियरिंग सेशन आप लोगों के डाउट को क्लियर करने के लिए मेनली बनाया गया है। तो वीडियो का सेशन जो है, मैंने और भी कितने सारे इसके वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें आप लोगों के क्वेरीज़ हैं। तो इससे पहले कि आप कोई क्वेरीज़ पूछें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग पहले उन प्रीवियस सारे Q&A वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। हो सकता है जो आप सवाल पूछने वाले हों उसका सॉल्यूशन मैंने पहले ही किसी Q&A वीडियो में दे दिया है। ठीक है, तो ये वाला जो Q&A वीडियो है वो सबसे अलग इसलिए है क्योंकि इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा रिपीटेड नहीं है और मैंने खुद ऐसी कोशिश की है कि वो चीज़ें रिपीट ना हो। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि सच में जो क्वेश्चन है वो जैसे ही आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है तो आपके जो क्वेश्चन के जो लेवल हैं वो भी अलग अलग तरीके से निकलते हैं। तो ये वीडियो इसलिए भी स्पेशल है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है जो वो PhD कोर्स वर्क के रिलेटेड। अच्छा, ये जो वीडियो है वो फुल्ली PhD से रिलेटेड ही नहीं है क्योंकि इसमें JRF भी इंक्लूड हो जाता है, नेट JRF से रिलेटेड भी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। BA और MA के कोर्सेज़ में एडमिशन लेने से भी रिलेटेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं PhD जो है वो इन सारे स्टेप्स को फुलफ़िल करने के बाद ही आप उस स्टेज तक पहुंचते हैं। तो इस बीच जितने भी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के मन में आते हैं वो इस वीडियो में कवर करती हूँ मैं। तो ये वीडियो पूरी तरीके से PhD के लिए नहीं है कि अगर आपको लगता है कि सिर्फ PhD के क्वेश्चन इसमें डील किए गए हैं, तो नहीं। आपको जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जिस स्टेज पे डाउट हो रहा है उस क्वेश्चन को मैं वीडियो में कवर करती हूँ। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेरी होगा तो आप ज़रूर इसे नोट डाउन कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में उसे रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है PhD कोर्स वर्क से रिलेटेड। तो PhD कोर्स वर्क से जो रिलेटेड ये क्वेश्चन है वो ये कि अगर हम सेल्फ स्टडी से ही PhD कोर्स वर्क कर ले तो क्या हम इसके एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये चीज़ जो PhD है वो आपका रेगुलर कोर्स हो, चाहे वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हों। अगर उस यूनिवर्सिटी में ओपन शब्द का इस्तेमाल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप PhD घर बैठे कर सकते हैं या फिर वो ओपन कोर्स हो गया या डिस्टेंस कोर्स हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ है कि अगर आप इग्नू से PhD कर रहे हैं तो आपको लगता है कि वो शायद घर बैठे होता होगा, या फिर जो वो है कि वो डिस्टेंस कोर्स है, ओपन कोर्स है, रेगुलर उसमें जाना नहीं होता। तो ये ऐसा नहीं है। ठीक है, तो PhD कहीं भी अब ओपन नहीं है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, जो कोर्स वर्क है वो तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको उसके क्लासेस को अटेंड करना ही करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो घर बैठे हो जाएगा वो कोर्स, और ना ही उस कोर्स के लिए आपको कहीं भी मटेरियल मिलेगा। ठीक है, तो टॉपिक के लिए भले ही आपको कोई किताब मिल जाए, लेकिन जो फुल कोर्स है PhD का वो उसके रिगार्डिंग कोई मटेरियल तो है नहीं जिसे आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़, जो PhD कोर्स वर्क है वो चाहे फुल टाइम स्कॉलर हो चाहे पार्ट टाइम स्कॉलर है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सवाल शायद एक किसी पार्ट टाइम स्टूडेंट के लिए होगा और उन्होंने ही पूछा होगा। कोर्स है PhD का वो किसी भी यूनिवर्सिटी में ओपन नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, तो आपको रेगुलर क्लासेस करनी है, पहली चीज़। और कोर्स वर्क तो आपको करनी ही करनी है, चाहे आप पार्ट टाइम स्कॉलर हों चाहे फुल टाइम स्कॉलर हों। तो इसके लिए आपको क्लास लेनी है, ये आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकते। हाँ, सेल्फ स्टडी आप इस सेंस में कह सकते हैं कि क्लासेस आपकी तो होगी, लेकिन आपको अपनी तरफ से तो मेहनत करनी ही होगी। ठीक है, तो क्लास तो आपको जाना ही होगा, चाहे वो 6 मंथ का मेनली UGC ने प्रिस्क्राइब किया है इस सिलेबस को कि आपको 6 मंथ रिक्वायर्ड होते हैं इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो विद इन 6 मंथ ये कंप्लीट हो भी जाता है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना, आप अपने 6 मंथ को दे। वीक में सैटरडे संडे का जो लीव है वो तो मिलता ही है, छुट्टी आपकी रहती हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको इस कोर्स करने में। ठीक है, तो चाहे पार्ट टाइम स्कॉलर हो चाहे फुल टाइम स्कॉलर हो, दोनों को ही ये कोर्स करना है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, PhD रेगुलर कोर्स है तो ओपन वाली चीज़ें यहाँ नहीं है, सेल्फ स्टडी वाली चीज़ यहाँ नहीं है। ठीक है, सेल्फ स्टडी वो आपका सेल्फ रीडिंग वाला सेंस में आप ले सकते हैं कि आप घर बैठ कर जो आपका रिवीजन वाला पार्ट है वो कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी मतलब ये नहीं कि आप क्लास ही नहीं अटेंड करें, ये नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका जो डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, दूसरा जो सवाल है वो आप लोगों का वो JRF को लेकर है। ठीक है, तो ये सवाल मैं इसलिए आप लोगों के सामने रख रही हूँ क्योंकि ये एक टाइम मेरे मन में भी आया था और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद ये चीज़ें होती हैं इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम JRF क्रैक किया था तो उस टाइम तो इतना पता था कि JRF निकालने से ये होता है कि आपको PhD के टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसको इनरोल कराने के लिए आपको PhD में तुरंत एडमिशन लेना होता है, तभी वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मेरे दिमाग में भी मुझे भी इस तरीके से बताया गया था कि मतलब ये होता है ना कि आपको जब कोई अच्छे गाइड करने वाले या आपको सही डायरेक्शन देने वाले लोग नहीं होते तो आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहती है।
तो मुझे भी उस टाइम यही लगता था कि शायद मुझे नहीं पता है कि ये स्टार्ट हो सकता है। मैंने क्रैक कर लिया था और पीएचडी में तो एडमिशन हुआ नहीं था, क्योंकि मैंने एमए के अपीयरिंग ईयर में जेआरएफ क्रैक किया था। तो मुझे लगता था कि एमए के मास्टर के दौरान भी मुझे पैसे मिल सकते हैं, मतलब फाइनेंशियल मुझे इस तरीके से सपोर्ट मिल सकता है, और मुझे शायद ये पता नहीं है। तो मैंने 2-3 लोगों से इस रिगार्डिंग कंसल्ट किया था। तो फिर बाद में जब ये डाउट क्लियर हो गया, तो मैंने जब दोबारा इस क्वेश्चन को किसी लर्नर के थ्रू देखा, तो मुझे अपनी बात याद आ गई। जेआरएफ है आपका वो पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर आपने पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया है तो उस जेआरएफ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो आपके एपीआई में भले ही सपोर्ट करे, लेकिन आपका जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो नहीं होगा अगर आप पीएचडी में एनरोल नहीं होते। जेआरएफ का मतलब ही है कि अगर आपको उसका बेनिफिट लेना है तो आपको पीएचडी में एनरोल लेना होगा, ठीक है। वो पैसे आपको पीएचडी के लिए ही मिलते हैं। तो बिना पीएचडी एडमिशन के जेआरएफ होने पर भी आपको फाइनेंशियल कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सवाल मुझे रिलेटेबल इसलिए लगा क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजर चुकी हूँ जहाँ मेरे पास ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन आया करते थे, या फिर ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरे दिमाग में इस चीज़ों को भरा था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीएचडी में एडमिशन लेना ज़रूरी है तभी आप पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। तो सवाल उनका यही था कि बिना पीएचडी में एडमिशन लिए, जैसे अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में है, ठीक है, और उसी यूनिवर्सिटी में वो पीएचडी करना चाहते हैं, तो उन्हें लग रहा है कि अगर मैं अभी ही उसे अवेल करा सकती हूँ या नहीं अपने डिपार्टमेंट में जाके, अगर मैं पीएचडी इसी यूनिवर्सिटी से करना चाहूँ तो, ठीक है। तो बिना रजिस्ट्रेशन, बिना एडमिशन के आपका वो फेलोशिप अवेल नहीं होता है जब तक आप एडमिशन और आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है पीएचडी में, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है पीएचडी में एडमिशन लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फुल टाइम के रिगार्डिंग है कि अगर हम फुल टाइम पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो विद फेलोशिप है, विदाउट फेलोशिप है, दोनों फुल टाइम पीएचडी के अंदर आते हैं, ठीक है। एक गलतफहमी आप लोगों की ये भी है कि आप लोग फुल टाइम मतलब समझ रहे हैं फेलोशिप है और पार्ट टाइम समझ रहे हैं कि अगर फेलोशिप नहीं है तो, ठीक है। तो ये मिथ आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो फुल टाइम है वो आपके नेट, नॉन नेट और जेआरएफ तीनों वाले स्कॉलर आते हैं। पार्ट टाइम सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है। बाकी स्कॉलर आपके फुल टाइम पीएचडी में ही आएंगे। जो कहीं जॉब कर रहे हैं उनके लिए पार्ट टाइम है, ठीक है। तो आप लोग जब भी कभी किसी भी यूनिवर्सिटी में इस तरीके से अगर फॉर्म आए फुल टाइम और पार्ट टाइम, तो अगर आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं तो अपना एनरोलमेंट आप फुल टाइम पीएचडी स्कॉलर में ही लेंगे, एज अ फुल टाइम स्कॉलर लेंगे, ठीक है। तो उनका सवाल यह था कि फुल टाइम पीएचडी स्कॉलर में अगर हम एनरोल होते हैं और बाद में कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद आपका जॉब लग जाता है तो उसमें क्या प्रोसीजर है। तो उसमें प्रोसीजर यही है कि आपको अपना जो, अगर आप फेलोशिप ले रहे हैं, ठीक है, तो फेलोशिप आपको स्टॉप कराना होगा और आप अपनी जो जॉब है वहाँ आप कर सकते हैं जॉब, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आपकी पीएचडी भी साथ साथ चलती रहेगी, ठीक है। तो पीएचडी को एक्सटेंड कराने का भी ऑप्शन आप लोगों के पास रहता है। मिनिमम 5 ईयर्स है विद फेलोशिप, और विदाउट फेलोशिप आपको 2 ईयर्स जो है वो एक्स्ट्रा मिलता है। फिर आप रजिस्ट्रेशन करके उसको फिर से आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी पीएचडी के ड्यूरेशन को, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस फेलोशिप वाले मामले में ये होता है कि आपको फेलोशिप स्टॉप करवा देनी होती है। पीएचडी आपको लगता है कि आप विद इन 5 ईयर कंप्लीट कर सकते हैं तो आपको एक्सटेंड कराने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एक्सटेंड के लिए आपको शायद वो 6 ईयर्स का आपको ड्यूरेशन मिलता है कि आप विद इन 6 ईयर आप वो पीएचडी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप उस ड्यूरेशन में सबमिट कर सकते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों चीज़ों को अगर मैनेज कर रहे हैं, यानी आप अपने जॉब में भी ज्वाइन कर चुके हैं और पीएचडी भी आप अगर टाइम लिमिट में सबमिट कर देते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए बेनिफिट है। अगर टाइम लिमिट में सबमिट नहीं कर पाते तो आप उसको री रजिस्ट्रेशन करके एक्सटेंड करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी। तो वो एक्सटेंड कितने टाइम के लिए होता है वो पता करना होगा, क्योंकि मिनिमम तो आपको 6 ईयर का जो टाइम है वो एक बार में मिलता है जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो ये एक सवाल था। दूसरा जो सवाल है वो गवर्नमेंट जॉब के साथ प्राइवेट कॉलेज से बीए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और ये बीए वो इस रिगार्डिंग पूछ रहे हैं कि यूपीएससी में किस तरीके से बेनिफिट करेगा, यानी कि यूपीएससी में अगर हम इग्नू से कर रहे हैं तो वो बेनिफिट होगा या नहीं होगा, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका अगर ग्रेजुएशन आप इग्नू से कर रहे हैं तो उसका इंप्रेशन अलग पड़ेगा, या डीयू से कर रहे हैं तो उसका इंप्रेशन अलग पड़ेगा। आपको जॉब के साथ साथ आप जिस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सब चीज़ें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और सेंट्रल लेवल पे भी मैटर नहीं करता है, ठीक है। आपको जहाँ भी हैं अपने लिए आपको खुद पर खुद से काम करना होगा, ठीक है। तो
वो चीज़ें यूनिवर्सिटी पे डिपेंड नहीं करती। हाँ, सिर्फ ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पीएचडी के लिए लोग ऑप्ट करते हैं। लेवल पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैं सिर्फ इसलिए कहती हूँ क्योंकि इसके स्कोप ज़्यादा हैं, ठीक है। वो मैं अपने पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ, आपका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सेंट्रल या स्टेट या प्राइवेट को गलत कह रही हूँ। आपकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, आपको जिसमें एडमिशन कराना है उसके लिए करवा सकते हैं। यूपीएससी के लिए इसमें कोई मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। यूपीएससी का आपका अलग एक एग्ज़ाम है जिसको क्लियर करना ही अपने आप में बड़ी बात है। तो ग्रेजुएशन कहाँ से किया है ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से उसको कर सकते हैं और जॉब के साथ अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप आसानी से वो ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और बेटर मुझे लगता है इग्नू से करना, क्योंकि वहाँ पे ये है कि आप अपने टाइम को उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इस जो एक और अच्छी चीज़ इग्नू में ये है कि अगर आपने इस सेशन में एग्ज़ाम नहीं दिया तो दूसरे सेशन में भी आपको एग्ज़ाम देने का जो वो मौका मिलता है। जैसे एग्ज़ाम जो है वो जून और दिसंबर 2 सेशन में एग्ज़ाम होता है, तो अगर आपने जून वाले में एग्ज़ाम नहीं दिया तो दिसंबर वाले में दे सकते हैं, तो उसमें आपका कोई लॉस नहीं होता। ये एक बेनिफिट है, ठीक है, जॉब के साथ। अदरवाइज़ आप जहाँ मैनेज कर सकते हैं वहाँ आप कर सकते हैं, ठीक है। एक सवाल है कि स्टेट यूनिवर्सिटी में जेआरएफ मिलती है या नहीं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जेआरएफ मिलती है नहीं। तो जेआरएफ तो सभी जगह मिलती है, ठीक है, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। मैंने कहा ना, सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके स्कोप के लिए वो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है कि आपको यहाँ फेलोशिप ज़्यादा मिलेगी या वहाँ फेलोशिप ज़्यादा मिलेगी। हाँ, डिफरेंस आपको मिलता है एचआरए में। वो एचआरए यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, यूनिवर्सिटी के लोकेशन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे आपका जेआरएफ जो है वो 37,000 है, तो 37,000 आप किसी भी यूनिवर्सिटी में लें, आपको 37,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में ले रहे हैं, चाहे आप किसी बंगाल की किसी यूनिवर्सिटी में ले रहे हैं। तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है फेलोशिप में। एचआरए में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि अगर आप XYZ सिटीज़ में जो एचआरए आपका डिवाइडेड है वो, तो आपका जो यूनिवर्सिटी है वो कौन से सिटी लोकेशन में है, यानी वो X सिटीज़ में है या Y सिटीज़ में है, वो Z सिटी में है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो आपका डिफ़र कर जाता है, ठीक है, एचआरए सिर्फ। बाकी जो फेलोशिप है, जो मेन फेलोशिप है 37,000, वो सेम रहता है, ठीक है। ये एक सवाल था। एक सवाल है पीएचडी रिज़ल्ट के बाद क्या प्रोसीजर रहता है। तो इग्नू पीएचडी के लिए मैंने प्रीवियस एक वीडियो बनाया है, वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरी अदर यूनिवर्सिटी का यही है कि आप लोगों का पीएचडी के बाद जो एडमिशन अगर आप ले लेते हैं उसके बाद आपका कोर्स वर्क होता है। फिर कोर्स वर्क करने के बाद फिर आप लोगों का जो कोर्स वर्क का जो रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद फिर आप लोगों की जो टॉपिक जो सिलेक्शन की बात होती है, फिर आपका सुपरवाइज़र सेलेक्ट होता है। सुपरवाइज़र भी अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके से अलॉट किए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं डीयू की, तो डीयू की शायद एडमिशन का टाइम ही हो जाते हैं। इग्नू में एडमिशन के बाद, यानी कि आपका कोर्स वर्क होने के बाद अलॉट किया जाता है सुपरवाइज़र। तो दोनों का जो फ़ायदा नुकसान है वो मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बता दिया है। तो वो चीज़ें हैं। तो जैसे ही आपके सुपरवाइज़र अलॉट हो जाएंगे फिर आपके टॉपिक डिसाइड होंगे। टॉपिक डिसाइड होने के बाद फिर आपका डीआरसी मीटिंग होगा, उसमें आपको अपना साइनॉप्सिस प्रेजेंट करना होगा। टॉपिक अप्रूवल होगा उसमें। जैसे ही आपका टॉपिक अप्रूवल हो जाएगा फिर वो 6 मंथ पे आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करने के लिए एक डीआरसी होती है, तो उसमें आपको पार्ट लेना होगा। तो ये चीज़ें हैं, ये 5 साल तक आपको विद फेलोशिप ये प्रोसीजर चलता रहता है। विदाउट फेलोशिप भी सेम प्रोसीजर है। तो यही चीज़ है जो चलती रहती हैं। जैसे जैसे आप इस फील्ड में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। तो फिलहाल जो मेनली जो ब्रॉड चीज़ ये थी वो मैंने आप लोगों को बता दी कि पहले कोर्स वर्क होगा, कोर्स वर्क के रिजल्ट के बाद फिर आप लोगों का सुपरवाइज़र अलॉट होते हैं। सुपरवाइज़र के बाद आपका टॉपिक सिलेक्शन की बात आती है। सुपरवाइज़र अलॉट होने के बाद टॉपिक्स से रिलेटेड आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं और उसको डीआरसी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आपका टॉपिक अप्रूव हो जाए। टॉपिक अप्रूव हो जाने के बाद फिर आपको उस पर काम करना होता है और हर 6 मंथ पे अपनी प्रोग्रेस देनी होती है डीआरसी मीटिंग में, ठीक है। तो बस ये चीज़ें हैं जो मेनली पीएचडी में होता है, ठीक है। और 5 साल तक आपको ये कंप्लीट करना होता है। मिनिमम 3 ईयर है, आप 3 ईयर में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। 3 साल से पहले भी नहीं कर सकते हैं। 3 साल के बाद आप उसे कभी भी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। फेलोशिप के साथ भी और फेलोशिप में विद फेलोशिप आप 5 साल तक कर सकते हैं और विदाउट फेलोशिप तो आप जब चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन 3 साल तक तो मिनिमम है कि आपको उस दौरान काम करना होता है अपने पीएचडी टॉपिक पे, ठीक है। तो ये एक सवाल था। एक सवाल इसी से रिलेटेड है कि रिज़ल्ट के बाद वो सवाल था और इसमें है पीएचडी कोर्स वर्क से के बाद क्या प्रोसीजर होता है। कोर्स वर्क के बाद बता दिया मैंने आप लोगों को। जो इसका जो पहले वाले का जो सवाल का आंसर था वही है, ठीक है। तो इस सवाल को रहने देते हैं यहाँ पे। अगला जो सवाल है वो है पीएचडी में एडमिशन लेना डिफ़िकल्ट है या नहीं है।
तो चीज़ें जो है जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी, मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी। इसमें यही है कि आप जितनी जल्दी हो सके इस प्रोसीजर में अगर आपको एनरोल लेना है पीएचडी के लिए, तो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट ज़रूर बना लीजिए कि आपको किस किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वहाँ कब कब फॉर्म आते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो कोशिश कीजिए अभी ही आपका जेआरएफ हो जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि जब आप एक बार मास्टर में कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद जब जेआरएफ के लिए आप एक तो तैयारी कर रहे होते हो, दूसरी ओर आप पीएचडी के लिए, तो दोनों साइड से चीज़ें जो है वो ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि एक तरफ इस साइड भी दिमाग लगाना होता है कि आपको बस जेआरएफ क्रैक करना है, दूसरी साइड कि आपको एडमिशन फॉर्म देखते रहना होता है, साथ ही उसके लिए आपको साइनॉप्सिस भी प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी आपके फॉर्म फिलिंग के टाइम पे ही आपका साइनॉप्सिस या प्रपोजल जो भी कहिए आप वो ले लेती हैं, तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना होता है। तो कोशिश कीजिए मास्टर के दौरान ही आप जेआरएफ क्रैक कर लीजिए, और मास्टर के बाद फिर आप जब पीएचडी के एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे होते हैं या फिर उसके नोटिफिकेशन का टाइमिंग सर्च कर रहे होते हैं, तो उस दौरान आप अपने प्रपोज़ल पे काम कीजिए, ठीक है। तो प्रपोज़ल पे भी काम करने के लिए मैंने आपको एक वीडियो में सजेस्ट किया है कि इस तरीके से आप टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हैं, थोड़ा हाँ मुश्किल है थोड़ा, लेकिन इतना भी नहीं है। इसमें मुश्किल सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको एक बार फॉर्म फिल करना होता है। अगर आपका जेआरएफ नहीं है तो आप एंट्रेंस के लिए तैयारी करते हैं, फिर इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद तब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। क्योंकि अगर आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर चुके हैं तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाएंगे या नहीं करेंगे, है ना, मतलब एक अश्योरिटी नहीं रहती है। तो इंटरव्यू वाला जो एक प्रोसीजर है वो इसमें डिफ़िकल्ट है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेक्शन जो है वो इंटरव्यू वाले पार्ट में ही अटकता है, चाहे आप जेआरएफ हो चाहे आप एंट्रेंस के थ्रू गुजर रहे हों। तो डिफ़िकल्ट इसी सेंस में है कि आपको अपने रिसर्च प्रपोजल पे काम करना है, डेप्थ नॉलेज लेनी है रिसर्च की भी और टॉपिक से रिलेटेड भी, ठीक है। और यूनिवर्सिटी की जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो आप लोग तभी तय कर लीजिए जब आपको ये पक्का श्योर है कि आप पीएचडी करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो लिस्ट रहेगी तो आपके लिए चीज़ें जो है वो आसान हो जाएगी। एंट्रेंस में डिफ़िकल्ट है कि यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो एंट्रेंस, जेआरएफ और फिर इंटरव्यू के टर्म्स में है, ठीक है, कि यानी आपने एक फॉर्म भरा, जैसे ग्रेजुएशन के टाइम होता था, एक फॉर्म भरा और मेरिट बेसिस पे या फिर एग्ज़ाम दिया तो मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन हुआ था, तो वो चीज़ नहीं है। इसमें एक इंटरव्यू वाला जो पार्ट आ गया है वो इसे डिफ़िकल्ट बना। तो वो डिफ़िकल्ट इसलिए है कि आप जेआरएफ होते हुए भी अगर आपने प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं दिया तो वहाँ पे आपका फिर वो लैग कर जाता है, आप शायद सेलेक्ट ना हो पाएँ, तो वो चीज़ें इसे डिफ़िकल्ट बनाती है, ठीक है। तो इंटरव्यू वाला पार्ट जो पीएचडी के टर्म्स में है तो वो चीज़ें डिफ़िकल्ट है। अदरवाइज़ पीएचडी में एडमिशन लेना हाँ थोड़ा मुश्किल है, और अगर आप पहले से सब कुछ सेटअप करके चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें थोड़ा ये चीज़ है कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा ज़रूर, लेकिन आप सक्सीड कर जाएंगे अगर आपका ये फॉर्मेट बना होगा या फिर आपका माइंडसेट वैसे बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो बिना माइंडसेट के, बिना किसी तैयारी के अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो आपके लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए सजेशन यही है कि आप लोग पहले से इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहिए, जेआरएफ पहले से ही क्रैक करके रखिए ताकि मास्टर के बाद आप इन सब चीज़ों में इंक्लूड होएं, यानी आप प्रपोजल के लिए इंक्लूड हो जाएं, अपने इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर कर ले पहले से। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये था इसके सवाल का सॉल्यूशन। दूसरा जो सवाल है वो पीएचडी इग्नू के किसी ब्रांच से कर सकते हैं, यानी ये क्वेश्चन इस पे आ चुका है तो नहीं कर सकते, ठीक है। अगला जो सवाल है वो है कि अगर किसी स्टूडेंट का जो नेट है यानी जेआरएफ नहीं क्रैक हो रहा है और वो 4 बार नेट क्वालिफाई है या 5 बार नेट क्वालिफाई है तो वो पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं या नहीं। तो मैंने पहले ही कहा कि पार्ट टाइम पीएचडी को स्टूडेंट इस सेंस में भी ले रहे हैं कि फुल टाइम जो पीएचडी है वो सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ वाले करेंगे और पार्ट टाइम पीएचडी नॉन नेट और नेट वाले करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हो सकता है नेट वाले कल को जेआरएफ क्रैक कर ले अगर उनका पीएचडी में एडमिशन हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका एडमिशन हो चुका होता है, उनका जेआरएफ नहीं रहता है लेकिन पीएचडी के दौरान उनका जेआरएफ क्रैक होता है। तो उस टाइम अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी में इनरोल होते हैं तो वहाँ दिक्कत होती है, ठीक है। तो पार्ट टाइम पीएचडी आप लोगों के लिए नहीं है, पार्ट टाइम पीएचडी जॉब वालों के लिए है। चाहे आपका 4 बार नेट हो चाहे 10 बार नेट हो, आपको एडमिशन फुल टाइम पीएचडी में ही लेना है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि फुल टाइम में लेंगे तो आपको हर दिन कॉलेज आना होता है। चाहे आप नेट हो या नॉन नेट हो, आपको फुल टाइम पीएचडी में ही एडमिशन लेना है ताकि बाद में अगर आप फेलोशिप या जेआरएफ क्रैक करते हैं तो आप फेलोशिप अवेल करा सके और वहाँ कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो फुल टाइम पीएचडी में ही सबको इनरोल
लेना है, पार्ट टाइम सिर्फ जॉब वालों के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन रह गया है, वो है जनरल स्टडीज़ में JRF को लेकर। तो वो सवाल मैं नेक्स्ट Q&A वीडियो में ज़रूर कवर कर दूंगी, या फिर मैं आपको आंसर कर दूंगी आपके कमेंट सेक्शन में ही, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर इससे रिलेटेड आपके मन में और भी कोई क्वेरीज हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, JRF, नेट और PhD से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को कवर किया जाता है इस वीडियो में, ठीक है। तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं।